नेशन न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एनडीए गठबंधन के मधुबनी शहरी 36 से वीआईपी पार्टी के जनाब सुमन महासेठ जी, हम उनका अपने चैनल पर खैर मकदम और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं अभी आपका स्वागत करता हूँ एनएन न्यूज का। सर, सबसे पहले मैं संक्षिप्त में आपका राजनीतिक जीवन जानना चाहूंगा कि सर आपके अंदर जो है राजनीतिक भावना कब पैदा हुई और क्यों पैदा हुई? राजनीति को परिभाषित करना पड़ेगा पहले कि राजनीति कौन सा राजनीति की बात कर रहे हैं। परिवार चलाने की राजनीति या समाज चलाने की राजनीति या प्रदेश चलाने की राजनीति या पढ़ाई की राजनीति। राजनीति के एक शब्द को जो है केवल आप सत्ता के राजनीति से नहीं जोड़ सकते। राजनीति बिनु धर्म दिन धर्म। लोग कहते हैं कि राजनीति और धर्म को अलग रखना चाहिए, लेकिन हर एक राजनीति का मतलब किसी चीज पर राज करना उसका नीति। तो इसीलिए आप हमको परिभाषित कीजिए कि किस राजनीति की बात करते हैं। नहीं, जनरली जो सर हम आज जो अपने इंडिया के या अपने भारत के इसमें कॉन्टेस्ट में देखते हैं, तो भारत के कॉन्टेस्ट में राजनीति का मतलब सर पॉलिटिक्स होता है। आप चुनाव की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि चुनाव की राजनीति जब से हम होश संभाले हैं, हमको याद है कि 1975 में जब मैं अल्प आयु में 10 साल का ही था, उस समय में जनसंघ का टिकट पर जनसंघ का लोग चुनाव प्रचार करने आते थे स्टेंसिल लेकर के। तो हम स्टेंसिल से दीवार पर जो है हम लोग उससे लेकर के सिलाई हमें लगा देते। 1977 में जब जनता पार्टी सभी दल मिलाकर कांग्रेस एक तरफ, कांग्रेस कम्युनिस्ट एक तरफ और जनता पार्टी सभी दल मिलाकर थे, तो जनसंघ भी जनता पार्टी में समायोजन कर गई थी। उस समय भी हम लोग पोस्टर साटने का काम प्रारंभ किए। उस समय भी हमारा था कि नहीं, कांग्रेस के विरोध में ही हमको काम करना है। और फिर 80 में जब भारतीय जनता पार्टी अलग से बनी, तो उस समय हमारे हारून रशीद जी खड़ा थे बीजेपी के टिकट से। उनके लिए भी हम लोग चुनाव प्रचार का काम किए। वोट को उस समय मेरा आयु मात्र 80 में जो है मेरी आयु थी मात्र 15 साल का। वोटर नहीं थे, मतदाता नहीं थे, लेकिन हम लोग मतदाता को घर घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाने का काम किए। और 85 से लेकर अभी तक 80 के बाद जो लोकसभा के चुनाव में थे ही दिगंबर ठाकुर जब शिक्षा मंत्री बने थे, उस विधानसभा चुनाव में भी थे। और 80 से लेकर लगातार कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा है जिसमें हम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ काम नहीं किए। और संजोग से पिछले 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने हमको विधान परिषद के लिए चिन्हित किए कि इनको विधान परिषद का टिकट दिखाना जो स्थानीय परिषद के माध्यम से है, और उसमें हम एमएलसी भी बने बहुमत से। तो सर अभी जिस तरह से चल रहा है माहौल, और नीतीश जी जो है वो कह रहे हैं कि विकास की नदियां हमने बहाई है, तो सर क्या मतलब लगता है कि वाकई इसके लिए कोई पूछने की बात है? आप पत्रकार हैं, आप सब जगह घूमते हैं। आपको ये अगर आपकी उम्र अगर 2005 में बालिग होंगे तो आपको याद होगा कि किस गांव से आप आते हैं हमको नहीं पता है। बिस्ती क्षेत्र में, बिस्ती क्षेत्र में जाना कितना दूर था। हम लोग जब चुनाव कैंपेनिंग में निकलते थे तो मधुबनी रहिका होते हुए सतलखा पहुंच जाते थे किसी तरह। सतलखा से आगे बेलौजा जाना बड़ा मुश्किल था, और उस समय लगता था कि पूरा हम भारत से कटे हुए हैं, बिहार से कटे हुए हैं, कहीं रास्ता नहीं थी। आप हॉस्पिटल में जब जाते थे तो हॉस्पिटल में दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, कौन लोग रहते थे बेड पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति थी 2005 का स्थिति देखिए कि 2005 से पहले जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा का इंजीनियरिंग कॉलेज चल रही थी उसको बंद कर दिया गया। मधुबनी में पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया। पूरे बिहार मधुबनी दरभंगा का बता रहे थे, पूरे बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद कर दिया गया। जितने भी बीएड कॉलेज थे उसको बंद कर दिया गया। हाई स्कूल प्रखंड स्तर पर भी मिलना मुश्किल था। और आज क्या है, अरे एक एक क्षेत्र का अगर हम चर्चा करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन हम मुख्य विषय पर बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य हो या रोड के मामले में हो या शिक्षा के मामले में हो, आज कहाँ हैं हम। आज आप उस समय में 2005 से पहले पटना जाने के लिए सोचते थे तो दिन भर का दिनचर्या था। आज के दिन में क्या है कि सुबह निकलते हैं, पटना का ऑफिस का काम करके रात में घर पे खाना खाते हैं। आज आप स्वास्थ्य विभाग में जब जाते हैं हॉस्पिटल में तो आउटडोर में 110 प्रकार की दवाएं या 75 प्रकार की दवाएं मिलती है कि डाटा थोड़ा हम लोग भूल जाते, तैयार नहीं रहता है। उसके बाद जब आप जब भर्ती होते हैं तो 125 प्रकार की दवाएं मिलती है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो 175 प्रकार की दवाएं मिलती है जो मुफ्त में मिलती है। और हर एक
आज टीकाकरण, मोदी जी के कारण टीकाकरण इतना अधिक हो गया कि घर घर में टीकाकरण का, कल भी टीकाकरण का दिन था और घर घर में टीकाकरण बच्चे को पड़ रहा है। जो मेरा आने वाला जो भविष्य है वो स्वस्थ और समृद्ध हो। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आप हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है और मधुबनी में भी आपका पंडौल में खुल रहा है। ऐसे ही हर एक ब्लॉक में ITI खुल गया। BEd कॉलेज जो पहले बंद हो गया था 2005 से पहले, वो खुल गया है और आज आपको हर एक प्राइवेट भी कॉलेज खुल गई है। तो आप विकास को केवल एक पैमाना से नहीं देख सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि एक घोषणा पत्र से रिलेटेड सवाल है कि अभी जिस तरह से जो अभी आपके पार्टी का घोषणा पत्र आया तो उसमें कहा गया है कि बिहार की जनता को जो है वो मुफ्त जो है वैक्सीन मिलेगी कोरोना की। सर इस सिलसिले में क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि चूंकि मोदी गवर्नमेंट जो है वो तो पूरे इंडिया में है, पूरे भारत में है, तो जो लोग दूसरे से स्टेट से उनको मुफ्त नहीं मिलेगा क्या? आप जो विषय बोले हैं ना, तो ये बात आपको स्वयं समीक्षा करना चाहिए कि हम बिहार की स्थिति क्या है। बिहार जब 2000 में बंटवारा हुई थी बिहार में, तो उस समय बच्चे लोग क्या कहते थे कि बिहार में लालू और बालू दो ही चीज बचा है। बिहार में क्या बचा है? लालू और बालू। कि उस समय में क्या था कि पूरा इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उस समय में और उस समय से 2005 के जो विकास की धारा बही, तो विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च किया तो आर्थिक स्थिति मालूम है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को। इसीलिए पूरे देश में अगर कोरोना के महाकाल में नवंबर तक अन्न देने की बात की तो बिहार को प्राथमिकता से लिए। फिर गरीब कल्याण योजना की बात हुई तो बिहार में प्राथमिकता से लिए कि सबसे ज्यादा लोग यहीं प्रभावित थे क्योंकि बहुत दूर दूर आते थे। और इसीलिए बिहार के हालात को देख करके वो निर्णय लिए हैं कि बिहार के लोगों को, क्योंकि समृद्ध बिहार तब तक नहीं बनेगा तब तक देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लगातार आप कहते हैं कि बिहार में विशेषता की मांग करती है जदयू, लेकिन 125 करोड़ रुपया अपना बिहार के विकास के लिए पूर्व में भी दे चुके हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? बिहार के लिए हमेशा प्रधानमंत्री जी का ध्यान रहा है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा, और पूर्वांचल का विकास अगर नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसीलिए बिहार के विकास के लिए जो लोगों का योगदान रहा है, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी रहे, इसलिए यहाँ योगदान के अनुसार से जो मिलना चाहिए कांग्रेस के काल में वो नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार को उसका अधिकार और हक दे रहे हैं। सर एक सवाल आप, क्या आपको लगता है कि सर बिहार मधुबनी जो है वो VIP कोटा होने के कारण जो उसका प्रभाव आपकी वोटर पर पड़े? देखिए, हम लोग भी NDA से जुड़े रहे हैं। पिछले लोकसभा में भी हम झंझारपुर में जाकर नीतीश के लिए काम किए हैं, तीर छाप के लिए काम किए हैं। हम समस्तीपुर में जाकर तीर छाप के लिए काम किए हैं, दरभंगा में जाकर फूल छाप के लिए काम किए हैं। और हमारे यहाँ के भी कार्यकर्ता जो तीर छाप से जुड़े हुए थे यहाँ फूल छाप के लिए काम किए हैं। तो VIP का गठबंधन चुनाव पूर्व गठबंधन है और ये गठबंधन तो मोदी जी के द्वारा तय किया गया, अखिल भारतीय स्तर पर तय किया गया है, कोई हम नहीं तय किए हैं। ये अखिल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय गृह सचिव जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा तय किया गया है। तो हमको तो नहीं लगता कि मेरे कंक से देख रहे कि झली है। सभी दल के लोग हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के बहुआयत लोग हैं, जो जदयू के लोग हैं वो भी हैं, VIP पार्टी के भी लोग हैं। तो कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। सर एक सवाल, जो मधुबनी की जो समस्या है, एक समस्या ये आ रही है कि यहाँ जो है कोई शौचालय नहीं, मतलब पब्लिक जो खासकर इसके लिए लेडीज के लिए। तो सर देखिए, सामूहिक शौचालय का निर्माण ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये सपना था। एक इंटरव्यू में वो स्वयं कहीं बोले थे, जो विवाद में भी पड़े थे, कुछ लोगों ने उनको घसीटा भी था। हम इस विवाद को नहीं बोलना चाहते थे। उनके शौचालय उनके प्राथमिकता में था और शौचालय की प्राथमिकता के लिए वो घर घर शौचालय बनाए, जो आज सरकार ने लोहिया के सपना को ये साकार किया। और आज सामूहिक शौचालय के लिए भी जो शहरी क्षेत्र में जहाँ भी जगह था बन गया है। कुछ स्थानीय दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों को आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग उसको निराकरण करेंगे और जो बन चुका है उसको प्रारंभ करेंगे। जहाँ दिक्कतें हैं वहाँ जमीन की भी दिक्कत है। और सर ये मंडी के सिलसिले में भी दिक्कत चलती है, वो सब हम देख रहे हैं। मंडी की भी दिक्कत है, शौचालय की भी दिक्कत है, अतिक्रमण भी है, नाला भी जाम है, ये सब दिखाई दे रहा है। ये सभी समस्याओं को हम नजदीक से देखेंगे और सरकार को ये टारगेट में देंगे इस समस्या को नजदीक से जल्द समाप्त करें। सर एक आखिरी सवाल, वो सवाल ये है कि मिथिला का और खासकर मधुबनी का जो खादी उद्योग था और मिथिला का जो आर्ट था, ये सारी चीजें अब खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो है अपने जो उसका संस्कृति थी उससे दूर होते जा रहे हैं।
सर 15 साल में भी इस पर काम नहीं हुआ, क्या अब गवर्नमेंट इस पर काम करेगी? देखिए, आप मिथिला आर्ट की बात किए। मिथिला आर्ट को मोदी जी ने जिस ढंग से और नीतीश कुमार ने जिस ढंग से आगे बढ़ाया है, आज की सरकार उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दी। हाँ, थोड़ा सा ललित नारायण मिश्रा जी इस पर कोशिश किए थे, जो बिहार से बाहर ले जाकर पूरे देश में और देश से बाहर लेकर विदेश में भी प्रचारित किए थे, लेकिन उसके बाद सभी लोगों ने मिथिला कला के साथ उपेक्षा किया। हमारे एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार जी ने मधुबनी में मिथिला आर्ट के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, आपको मालूम है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मिथिला आर्ट के लिए कितना बड़ा त्याग किए हैं कि कहीं भी विदेश में जाते थे तो आपको मिथिला पेंटिंग खोज कर खरीदते थे, तो उनको उत्सुकता खरीदने, दुकानदार को लगे कि इसके बिना प्रधानमंत्री जब इसके दीवाना है। और हम तो देखे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नेपाल में भी आए थे, तो मिथिला पेंटिंग जहाँ भी जाते हैं मिथिला पेंटिंग कला में डाल के जाते हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि एनडीए सरकार मिथिला पेंटिंग के लिए रॉयल नहीं है? एक सवाल रोजगार के ताल्लुक से सर, रोजगार बिहार का जो सबसे बड़ा मसला है सर, वो सबसे बड़ा मसला यहाँ के मजदूरों का पलायन करना है सर। इस सिलसिले में सर क्या किया जाए? देखिए, रोजगार तो स्वाभाविक है कि कमी है, क्योंकि जिस समय में कांग्रेस को जितना दिन मौका मिला और उतना दिन वो लोगों के रोजगार के लिए कोई कल्पना नहीं किए। और देखे होंगे 2090 के बाद और 2005 तक पलायन का जो सिलसिला बढ़ा था, भर भर का ट्रेन, हम तो देखे मधुमक्खी के खोंचा के साथ ट्रेन पर लोग यात्रा करते हैं। लेकिन अब क्या है कि वो स्थिति बदली है। इस कोरोना महाकाल में 250 क्लस्टर पूरे बिहार में खुले हैं। क्लस्टर मतलब उद्योग, छोटे छोटे उद्योग का क्लस्टर खुले हैं। तो बिहार में रोजगार बढ़ी है। और ईपीएफ का जब आप स्टेटमेंट देखेंगे, चाहे ईसीएसआईएस का, उसमें देखेंगे कि पहले उसमें एम्प्लॉयड की संख्या कम थी, आज सरकार के योगदान से एम्प्लॉयड की संख्या बढ़ी है। और इसलिए तो चुनावी मुद्दा भी हमारे तेजस्वी जी बनाए हैं कि हम 1 साल में। आपको क्या लगता है दे पाएंगे? देखिए, वो तो जनता में पूछे थे, ये विषय आया था, तो जनता ही इसको नकार दिया, कहा कि कहाँ से ला कर देगा, उतना पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये तो जनता, जैसे राजीव गांधी हम लोग को ठर रहे थे, राहुल गांधी, कि जब हमारे प्रधानमंत्री बने तो 75,000 रुपया करके देंगे, और बाद में कहीं 75 लाख भी बोलने लगे थे, तो जनता नकार दी कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं जनता को विश्वास होती है, और प्रधानमंत्री जी उस वक्त कसौटी पर खड़े उतरते हैं।